हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स फिजिक्स। मेरा नाम है शिवांगी। तो हम कर रहे हैं फिजिक्स की वन लास्ट रिवीजन, है ना। अब आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कम दिन रह गए हैं। फिजिक्स का एग्जाम बस आ ही गया, है ना। ऐसे आ जाएगा आपका फिजिक्स का एग्जाम। तो रिवीजन आपकी स्टार्ट हो ही चुकी होगी, सिलेबस पूरा हो चुका है। तो हम रिवीजन कर रहे हैं एंड दो पार्ट्स में मैंने बहुत अच्छे से आपको क्या करा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज कर रहे हैं। आज भी कंटिन्यूएशन में बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स रिवाइज करेंगे हम, ठीक है, जिसके बहुत हाई चांसेस है। मतलब ये जो वीडियोज है ना, इनमें आप ये फर्स्ट वीडियो सेकंड पार्ट, इनमें से आप कम से कम नहीं तो 2-3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर ही सकते हो आपके बोर्ड एग्जाम में। एंड अगर मैं आपको ये बोलूंगी, थोड़ा सा अगर सिलेबस आपका रह गया है या फिर कुछ टॉपिक्स रह गया है, तो सारी की सारी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है। इसमें सारे के सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। आपके हर चैप्टर, सारे के सारे चैप्टर्स हैं इसमें एंड सबकी अलग अलग वीडियोस है। तो सारी वीडियो एक साथ देखने की जरूरत नहीं है आपको। जो भी पार्ट आपका मिसिंग है, जो भी कॉन्सेप्ट आपका मिसिंग है, जो आपको नहीं आता है, ठीक है, जो आपने नहीं पढ़ा, जो भी डेरिवेशन, वो आप पूरी प्लेलिस्ट में जाके देख लो। इसमें वन शॉट्स भी अपलोडेड है, ठीक है। तो 2x पे करके फटाफट से देख लो। एंड अगर सिलेबस हो गया तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, नए पढ़ने का टाइम नहीं है। तो बस रिवीजन ही करो, है ना। या तो वन शॉट से करो या फिर ऐसे जो पार्ट्स में वीडियोस है उनको 2x पे देख के फटाफट से रिवाइज करो। नोट्स तो बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं, राइट। तो आज की वीडियो में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने वाले हैं। आज की वीडियो से भी आप 1-2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर ही सकते हो आपके एग्जाम में। सो नोट्स मत बनाना, नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर ही रही हूँ। बट सबसे पहले वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो एंड लेट्स स्टार्ट। सो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से करने वाले हैं हम आज के रिवीजन की स्टार्टिंग। सो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बेसिकली क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर आपने पढ़ा ही है तो वीडियो को पॉज करो एंड उसको पूरा का पूरा लिख के देखो। उसमें जितनी सेंसिटिविटी होती है उसकी कन्वर्जन एमीटर वोल्ट मीटर में, ठीक है, सारे फॉर्मूलाज लिख लिया है तो मैच कर लो, ठीक है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि करंट को डिटेक्ट करता है सर्किट में, ठीक है। तो इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट इन द सर्किट। सर्किट में करंट है या नहीं है उसको डिटेक्ट करने के काम आता है, ठीक है। मेजर नहीं, डिटेक्ट करने के काम आता है। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है तो मैं आपको समझाती हूँ। एक कॉइल है, ठीक है, एक करंट कैरिंग कॉइल है। उसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दिया। तो क्या होता है, हम एसी जनरेटर में पढ़ते हैं ना कि जब हम एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो उस पर टॉर्क लगता है ना, वो घूमती है। तो बस यही है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल, that when a current carrying coil is kept or suspended freely in the magnetic field, then it experiences a torque and it gets deflected. तो जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में भी एक कॉइल होती है, ठीक है, वो क्या करती है, जो उसकी नीडल होती है वो डिफ्लेक्ट करती है जब भी वो करंट को क्या करती है, सेंस करती है सर्किट में। यहाँ पे मैं इसका प्रिंसिपल भी लिख रही हूँ। प्रिंसिपल क्या है इसका, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल that when a current carrying coil is suspended freely in a magnetic field, then it experiences a torque, कि वो जो कॉइल होती है वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करती है एंड इट गेट्स डिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, इसका जो है प्रिंसिपल है, पूछा जाता है। इसके बाद प्रिंसिपल के बाद पूछा जाता है सेंसिटिविटी। तो दो टाइप की सेंसिटिविटी होती है, एक होती है करंट सेंसिटिविटी, एक होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। सबसे पहले तो सेंसिटिविटी क्या होती है गैल्वेनोमीटर की, कि हल्का सा भी क्या हुआ, करंट पास हुआ उस सर्किट में, राइट। तो क्या होगा, वो गैल्वेनोमीटर की कॉइल बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट करने लग जाएगी। तो यही सेंसिटिविटी होती है। अब करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, देखो। सो करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी होता है ये रेशो है, इट इज द रेशो ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड एंड डिफ्लेक्शन को हम अगर थीटा लिख रहे हैं, ठीक है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस टू द करंट को आई से डिनोट करेंगे, ठीक है, पासिंग थ्रू इट
थ्रू इट, कि मतलब कितना डिफ्लेक्शन है और कितना करंट पास किया है जिससे डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, उन दोनों का रेशो। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, थीटा अपॉन आई। ठीक है, ये होगी हमारी करंट सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है हमने उसके एंड्स के अक्रॉस गैल्वेनोमीटर के, एंड उससे कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसको भी यही लिखेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट, इट इज द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड, एंड फिर से डिफ्लेक्शन को हम थीटा से लिखेंगे, टू द रेशियो है तो दो चीजों का होगा, तो सबसे पहले डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स, एंड उसको क्या, पोटेंशियल डिफरेंस को v से डिनोट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन v। तो ये दो टाइप की सेंसिटिविटी हैं, पूछी जाएंगी आपसे, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसके बाद पूछा जाता है कि हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्जन है वो देख लेते हैं फटाफट से। सो गैल्वेनोमीटर को दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम एमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वोल्टमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एमीटर में कैसे करते हैं, हम एक शंट यूज करते हैं। शंट होता है बहुत ही लो लेवल का रेजिस्टेंस, बहुत ही लो वैल्यू का रेजिस्टेंस, उसको हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल लगाते हैं तो वो एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एंड वोल्टमीटर में क्या करते हैं, हम एक हाई रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में लगाते हैं तो वो गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका डायग्राम बना रही हूँ। तो हमारे पास दोनों में ही क्या है, देखो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, दोनों ही हमें एक में वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है, एक में एमीटर में। सो जब हमें इसको एमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक क्या लगा देते हैं, शंट, ऐसे करके एस। ठीक है, तो ये शंट इसके पैरेलल में लगा देते हैं, तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, एमीटर में कन्वर्ट हो गया। एंड जब हमें इसे वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे आर। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, वोल्टमीटर में। तो करंट्स कैसे पास हो रहे हैं इसके अक्रॉस देख लो, यहाँ से टोटल करंट आई जा रहा था, तो इसके अक्रॉस कितना जाएगा, क्योंकि पैरेलल में तो करंट अलग अलग हो जाते हैं, तो यहाँ से आई जी जाएगा, एंड यहाँ पे कितना जाएगा, आई माइनस आई जी। ठीक है, एंड यहाँ से सीरीज में तो सेम ही करंट जाएगा, तो आई जी ही जाएगा। ऑलराइट, सो ये पूरा एमीटर है एंड ये पूरा का पूरा क्या है, वोल्टमीटर। अब यहाँ से आपसे दो चीज के फॉर्मूला पूछता है, एक एस का फॉर्मूला पूछता है, एक आर का फॉर्मूला पूछता है। सो एस मतलब शंट, तो ये क्या है, शंट। ठीक है, और शंट क्या होता है, लो वैल्यू रेजिस्टेंस। ऑलराइट, तो एस का फॉर्मूला क्या आता है बेटा, यहाँ से एस होता है आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। ठीक है, ये होता है शंट का फॉर्मूला। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं आपसे या थ्योरी में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड आर का फॉर्मूला अगर लिखना है तो आर का फॉर्मूला होता है V अपॉन आई जी माइनस जी। ठीक है, यहाँ पे V होता है हमारा इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, एंड आई जी तो गैल्वेनोमीटर का करंट। डन, तो ये दोनों चीजें आपसे पूछते हैं एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। फॉर्मूलाज एंड एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर के साथ एक पैरेलल में एक बहुत ही स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसको हम शंट कहते हैं, एंड वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में हम एक हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसको आर कहते हैं। ये दोनों के फॉर्मूलाज हैं। तो गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर टॉपिक में आपसे बस इतना ही पूछेगा, तो ये टॉपिक सफिशिएंट है ना। अब अगर आपने कर लिया है, आपको आता है तो लिख कर देखो। ठीक है, 2 बार तो एटलीस्ट इसको लिख कर देखना ही है। आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है। ठीक है, रे ऑप्टिक्स में से है ये वाला टॉपिक। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं पहले डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम भी, अच्छे से देखना। देखो यहाँ पे हमारे पास ना ये जैसे ये इंटरफेस है जो मैंने व्हाइट से ड्रॉ कर रखा है, दिस इज द इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है कि एक ऐसी लाइन जो दो मीडियम्स को डिवाइड करती है, सेपरेट करती है। ठीक है, तो इफ दिस मीडियम इज रेयरर मीडियम, आपको पता है ना दो मीडियम्स होते हैं, एक होता है रेयरर मीडियम, दूसरा कौन सा होता है, डेंसर मीडियम। तो अगर ये मीडियम रेयरर मीडियम है
एंड ये मीडियम है डेंसर मीडियम। ठीक है, अब सबसे पहली कंडीशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की होनी चाहिए कि हमेशा जो हमारा पॉइंट सोर्स है वो हमेशा डेंसर मीडियम में प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब लाइट को डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाना पड़ेगा। ठीक है, रेयरर से डेंसर होगा तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। अभी आप खुद बताओगे कि क्यों नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट सोर्स ये है ओ। ठीक है, अब ये ओ से पॉइंट सोर्स से लाइट निकल रही है ना। तो सबसे पहला केस ये वाला कंसीडर करो, अभी इन दोनों केसेस के बारे में मत सोचो, ये वाला केस कंसीडर करो कि लाइट यहां से निकली एंड यहाँ जाते जाते इस इंटरफेस पे यहाँ पे स्ट्राइक कर दी। डन। तो हम एक नॉर्मल बनाएंगे क्योंकि ये इंसिडेंट रे हो गई, ये नॉर्मल हो गया, तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ठीक है, अब ये क्या करेगी, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, तो वो क्या करती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है। तो ये लाइट क्या हो गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे करके बेंड हो गई, मतलब इसको जाना तो ऐसे सीधा चाहिए था बट ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई। चलो अब सेकेंड केस पे आते हैं। अब हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर एंगल होता है जिसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फिक्स है। ठीक है, उससे छोटा था ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये वाला केस वो वाला केस है जब आई लेस देन है क्रिटिकल एंगल से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सेकंड केस में हम अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल के इक्वल ले लेते हैं। मतलब जब आई क्रिटिकल एंगल के इक्वल है तो उस केस में क्या होगा, चाहते तो हम बहुत सारे केस ले सकते थे बट तीन में ही आपका एक्सप्लेनेशन डन हो जाएगा। देखो, एक पॉइंट आएगा जब वो अवे बेंड हो रही है, फिर एक और पॉइंट आएगा जब वो और अवे बेंड हो रही है। ठीक है, एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना जब वो बिल्कुल इंटरफेस के ऐसे पैरेलल हो जाएगी, है ना। अवे बेंड होती होती एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जब वो इंटरफेस के पैरेलल बेंड हो जाएगी। बस वही एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है हमारा क्रिटिकल एंगल, कि जब अब यहाँ पे क्या होगा, अब इस केस में क्या होगा, जब हमारा आई क्रिटिकल एंगल के इक्वल है तो ये रे यहाँ से निकली, ये हमारा आई है। ठीक है, जो क्रिटिकल एंगल के इक्वल है। अब इस केस में हमारी लाइट क्या होगी, बाहर नहीं जाएगी, इंटरफेस के ऐसे पैरेलल चली जाएगी लाइक दिस। तो हमारा जो एंगल आर होगा ये 90 डिग्री बन जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, तो ये सेकंड केस हो गया। अब थर्ड केस क्या है, थर्ड केस क्या है, हमने एक बार आई को लेस देन क्रिटिकल एंगल ले लिया, एक बार इक्वल ले लिया, एंड थर्ड केस में हम क्या करते हैं, आई को इक्वल ले लेते हैं क्रिटिकल एंगल, ग्रेटर देन ले लेते हैं क्रिटिकल एंगल के। इक्वल तो हमने यहाँ ले लिया ना। तो अब जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब जैसे यहाँ से रे निकली सोर्स से एंड यहाँ पे स्ट्राइक करी, तो इस केस में एंगल कितना है, आई, यहाँ पे ये आई है ना, विच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो अब इस केस में क्या होगा, लाइट अब इधर तो जा ही रही थी पिछले वाले केस में, बट अब अंदर वापस आ जाएगी। ठीक है, मतलब टोटल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। जब वो बाहर जा रही है इंटरफेस के तब तो रिफ्रैक्शन हो रहा है ना। बट अब इस केस में क्या हुआ, लाइट ऐसे टकराई यहाँ से, बट अब अंदर की तरफ क्या हो गई, बेंड हो गई, तो मतलब रिफ्लेक्शन हो गया, उसको ही हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो जब पूरी की पूरी लाइट अंदर मतलब उसी इंटरफेस में बेंड हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अब इस केस में लाइट बाहर नहीं जाएगी, वो क्या कर जाएगी, ऐसे बेंड। तो अब आपको दो इंपॉर्टेंट कंडीशन पता चल गई कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। सबसे पहले हमारा जो मीडियम होता है उसको डेंसर मीडियम होना पड़ेगा, मतलब लाइट सोर्स डेंसर मीडियम में होना पड़ेगा। लाइट शुड ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। ठीक है, ये डेंसर था और ये रेयरर था, लाइट को यहाँ से यहाँ ही जाना पड़ेगा। अगर लाइट रेयरर से डेंसर आई तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। सेकेंड कंडीशन ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, दैट आई शुड बी ग्रेटर देन आई सी। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना पड़ेगा। क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जब जब व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। मतलब जो लाइट है वो इंटरफेस के पैरेलल बेंड हो जाती है। ठीक है, बट उससे ग्रेटर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो लाइट हमारी क्या हो जाएगी, इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यही फिनोमिना हमारा होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आपसे इसमें ये डायग्राम बनवा के देख सकता है 3 मार्क्स में, अगर ये क्वेश्चन आया या 2 मार्क्स में डायग्राम पूछेगा, आपसे दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस पूछेगा जो मैंने आपको अभी समझा दी है कि दो कंडीशंस क्या होती हैं। ठीक है, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आई होप आपका क्लियर है। तो इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी होती है, ऑप्टिकल फाइबर वगैरह। देन तो अभी आपको यही रिवाइज करो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसका डायग्राम को 2-3 बार बना के देखो। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक जो हम रिवाइज करने वाले हैं वो है बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। तो ये एटम्स चैप्टर में से है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, एटम्स चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे मॉडल्स आए हैं ना, रदरफोर्ड मॉडल आया, फिर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, फिर मतलब बहुत सारे मॉडल्स पढ़े। सबसे पहले हमने जे थॉमसन मॉडल पढ़ा था, बट जो मॉडल जो एटॉमिक मॉडल है जिसको हम क्या करते हैं अभी तक पढ़ते आ रहे हैं वो है
बोहर का मॉडल, ठीक है। तो उन्होंने क्या कंडीशंस दी थी, सबसे पहले उनकी जो कंडीशन पूछी जाती है वो होती है क्वांटाइजेशन कंडीशन। तो ये क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या होता है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 2 मार्क्स में आप इसको एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन को। और इसके बाद जो रेडियस का और जो वेलोसिटी डिराइव करते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा जो पूरा पढ़ते हैं। तो बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले तो ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमता है ना, सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के अराउंड। तो इनकी जो क्वांटाइजेशन कंडीशन है वो ये कहती है कि जितने भी सर्कुलर ऑर्बिट्स पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2 का। दोबारा से सुनो, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है एक न्यूक्लियस के अराउंड, ऑलराइट। अब बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन ये कहती है कि जितने भी हमारे सर्कुलर ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम एल, एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट करते हैं, वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2 के। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लिख रही हूँ कि एल जो है, एल हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है, उसका फॉर्मूला mvr भी होता है एल का फॉर्मूला। अगर आपने 11th क्लास में रोटेशन चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको आता होगा ये इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए h/2। इंटीग्रल मल्टीपल का क्या मतलब है कि जो n है वो इंटीजर है, उसको मल्टीप्लाई कर दो h/2 से। तो ये पूरी की पूरी कंडीशन बन गई बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन। अब इस क्वांटाइजेशन कंडीशन से हम हाइड्रोजन एटम के लिए कुछ रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी के फॉर्मूलाज डिराइव करते हैं, तो वो डेरिवेशन भी पूछते हैं, तो वो करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे लिख भी लेना n = 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है, ऑलराइट, ये क्या है, सेंटर मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है, Ze, Z होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। Z क्या है हमारे पास यहाँ पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये हमारा Ze क्या होता है बेटा, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, है ना। आपको पता है न्यूक्लियस में दो चीजें होती है, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, तो जितना भी चार्ज होगा प्रोटॉन न्यूक्लियस पे, वो प्रोटॉन की वजह से आएगा। एंड यहाँ पे सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, ये अगर r रेडियस है इसका, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का, तो यहाँ पे हमें r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एंड इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी v से रिवॉल्व कर रहा है वो वेलोसिटी भी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले रेडियस एंड वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये क्या है, ये भी एक चार्ज एरिया है, ये भी चार्ज पार्टिकल है। तो क्या है, दोनों में क्या लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी। सो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी F, वो क्या होगी, क्या होती है, कूलम्बिक फोर्स K Q1 Q2/r²। सो K फर्स्ट चार्ज का इसका वो कितना है, चार्ज फर्स्ट पार्टिकल का Ze, ठीक है, इसको E ही लिख दो बस। दूसरे का इलेक्ट्रॉन का E, एंड दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, r² हो जाएगा, उसका स्क्वायर होता है डिस्टेंस का, ठीक है। तो ये कूलम फोर्स से हमने ये एक्सप्रेशन ले लिया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर रहा है तो इसको घूमने के लिए सर्कल में एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी रिक्वायर्ड होगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, Fc = mv²/r। m क्या है, इसका मास इलेक्ट्रॉन का, v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस वेलोसिटी से वो घूम रहा है, r क्या है उसका रेडियस, जो रेडियस वो बना रहा है, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा तो उसके सेंट्रीपिटल फोर्स को उसके जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उसके इक्वल होना पड़ेगा। तो यहाँ से इन दोनों फोर्सेस को आप करोगे इक्वल, ये फर्स्ट है ये सेकेंड फोर्स है, दोनों को इक्वल करोगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पहले, तो F = FC, इसकी वैल्यू पुट करो K Ze/r² mv²/r, ठीक है। यहाँ से r कैंसिल हो गया एक, यहाँ से हम r की वैल्यू ही कैलकुलेट करेंगे। तो r क्या आएगा, यहाँ से mv² को नीचे ले जाओ। सो r विल बी K Ze/mv², ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई डन। अब हम यूज करते हैं, अच्छा फर्स्ट वो तो ले लेना, तो दिस इज द थर्ड इक्वेशन।
ठीक है, अब हम यूज करेंगे बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन, वो यहाँ पे यूज होती है। सो यूजिंग बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन विच इज, क्या है बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन, L इज इक्वल टू एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, है ना। तो अब L एम वी आर ही होते तो इसको हटा दो यहाँ से, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, R विल बी एन एच अपॉन टू पाई एम वी, ठीक है। तो ये हमारी हो गई फोर्थ इक्वेशन। अब ये भी रेडियस है एंड ये भी रेडियस है, तो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ दोनों ही रेडियस है, तो दोनों को इक्वल कर दो। सो इक्वेशन 3 किसके इक्वल हो जाएगी, इक्वेशन 4 सिंस बोथ आर रेडियस। सो इक्वेशन 3 में क्या है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 में क्या है, एन एच अपॉन टू पाई एम वी, ठीक है। यहाँ से हम v की वैल्यू वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, तो ये v से एक v कैंसिल एंड मास से मास कैंसिल, तो यहाँ से इसको इधर ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, के जेड ई स्क्वायर और टू पाई, ठीक है, अपॉन एन एच, ये हमारा v आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ये हो गई वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब ये वेलोसिटी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो ना, तो रेडियस भी आ जाएगा हमारा। सो पुट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, पुट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4। सो पुटिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4 वी गेट, पुट करो इसकी वैल्यू, सो आर विल बी एन एच अपॉन टू पाई एम, वी की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, के जेड ई स्क्वायर टू पाई एंड एन एच ऊपर चला जाएगा, एन एच यहाँ आ गया। सो आर विल बी एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन, देखो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 पाई 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 स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। सो दिस इज द रेडियस। ये दोनों चीजें आपसे पूछी जाती है, रेडियस भी पूछा जाता है और वेलोसिटी भी पूछी जाती है, तो दोनों की डेरिवेशन मैंने आपको करा दिया है। अगर आपको आती थी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती थी तो इसको 2-3 बार रिवाइज करके देखो, बहुत इजी सी है, कुछ नहीं करना, बस यही फंडा लगाना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल रखना है, तो आपकी डेरिवेशन हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, रिवाइज करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम रिवाइज करने वाले हैं वो है सेल्फ इंडक्शन। देखो सेल्फ इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन, दो टाइप के इंडक्शन हैं, इनमें से एक तो आपके पेपर में आपको दिखेगा ही, ठीक है, चाहे 1 मार्कर में हो, चाहे 2 मार्कर में, 3 मार्कर में या 5 मार्कर में, आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है, देखो जब भी एक कॉइल होती है, करंट कैरिंग कॉइल, उसमें से मतलब जब उस कॉइल में ना चेंजिंग करंट पास हो रहा होता है, मतलब जो करंट है उसकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, तो या तो उसी कॉइल में ही ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, तो उसको सेल्फ इंडक्शन बोलेंगे, ठीक है, कि एक ही कॉइल है, उसी में ही करंट चेंज हो रहा है और उसी में ही ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है। या फिर अगर उसके बगल वाली कॉइल में जो है ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, उस फर्स्ट कॉइल में जो करंट चेंज हो रहा है उसकी वजह से, तो उसको म्यूचुअल इंडक्शन बोल देंगे। सो सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ इंडक्शन क्या होती है, इट इज द फिनोमिना, इट इज द phenomena of production of induced EMF in a coil when a changing current passes through it। जब एक चेंजिंग करंट उसमें से पास हो रहा होता है ना, तो उसी कॉइल में क्या होती है, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, जिसको हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, ठीक है, जितना ज्यादा करंट चेंज होगा उतना ज्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं, तो फाई इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आता है एल, ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया फाई इज इक्वल टू एल आई, वेयर एल इज सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, एल होता है सेल्फ इंडक्टेंस और एल की एसआई यूनिट होती है
क्या होती है एसआई यूनिट? हेनरी। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्या है, सेल्फ इंडक्शन। अब इसकी एक डेफिनेशन डेरिवेशन है वो देखते हैं। सो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला अगर हमने डिराइव करना है तो सबसे पहले कंसिडर अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर। एक सोलेनॉइड लेट करते हैं जिसकी लेंथ क्या है हमारी एल, इसकी पूरे सोलेनॉइड की लेंथ है एल एंड इसका रेडियस है आर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं नंबर ऑफ टर्न्स। तो दो टाइप के नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में हम पढ़ते हैं, एक होता है स्मॉल एन एंड एक होता है कैपिटल एन। ठीक है, तो जो स्मॉल एन होता है ना वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो होगा स्मॉल एन। एंड जो कैपिटल एन होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जिसकी वैल्यू क्या होती है n इंटू एल। मतलब पर यूनिट लेंथ में अगर n टर्न्स हैं तो पूरी की पूरी लेंथ में कितने टर्न्स हो जाएंगे, n इंटू एल। दोनों को ही हम यूज करेंगे, इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि दोनों n और कैपिटल N क्या होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो जब यहाँ पे क्या होगा, इसको हम एक वोल्टेज के साथ कनेक्ट करेंगे तो इसमें करंट फ्लो करने लग जाएगा ऐसे करके आई। तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, जिस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक, तो म्यू नॉट एन आई इसमें सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होती है, मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, तो ये बस आप रिवाइज कर लो, अगर आपको नहीं आता तो लर्न कर लो इसको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फ्लक्स जो होता है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स, उसका फॉर्मूला क्या होता है, बी इंटू ए। ठीक है, ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला। सो बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, म्यू नॉट एन आई और एरिया ए हो गया। ठीक है, बट ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ ये तो पर यूनिट लेंथ में प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, बट तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा फाई, वो क्या होगा, बी इंटू ए जो है इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमारे कैपिटल एन है, तो यहाँ पे देखो फाई इज इक्वल टू बी ए क्या है, म्यू नॉट एन आई ए। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है जिसकी वैल्यू क्या है, एन इंटू एल। अब यहाँ पे फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया हमारा। अब यहाँ पे पिछले वाले इसमें मैंने आपको क्या बताया, दैट फाई इज इक्वल टू एल आई। तो यहाँ से एल क्या होगा बेटा, एल विल बी फाई अपॉन आई, है ना। तो इस वाले फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, आई को यहाँ नीचे ले जाते हैं, तो फाई अपॉन आई किसके इक्वल आ गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई, आई तो चला गया ना, ए एल। तो ये हमारा क्या बन गया, कैपिटल एल, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो ये सेल्फ इंडक्टेंस है हमारा एक कॉइल के लिए। अगर यहाँ पे आपको कैपिटल एन के टर्म्स में फॉर्मूला चाहिए तो कैपिटल एन की वैल्यू, जो स्मॉल एन की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एल, तो उसको पुट कर दो। सो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल अपॉन एल स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना। एक एल से ये कैंसिल, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा किसके टर्म्स में, कैपिटल एन के टर्म्स में। तो ये है हमारा सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस कराऊंगी। ऑलराइट, तो सेल्फ इंडक्टेंस को, इसकी डेरिवेशन को 2-3 बार आप लिख के देखो। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी बैंड्स। एनर्जी बैंड्स पूछे जाते हैं आपके पेपर में। इनको मतलब ये याद करने का क्या तरीका होता है, देखो तीनों को एक साथ बनाओ। ठीक है, इंसुलेटर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए और कंडक्टर के लिए ये पूछे जाते हैं, और एक एन टाइप और पी टाइप जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके लिए अलग एनर्जी बैंड डायग्राम होता है, वो भी अभी हम कवर करेंगे कि उनमें कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है कि एनर्जी डायग्राम जो पूछा गया है वो किसका पूछा गया है। हो सकता है सिर्फ सेमीकंडक्टर का पूछा जाए, या ना आप पी टाइप या एन टाइप का बना दो। ठीक है, या फिर अगर कंडक्टर का पूछा जाए, या ना आप पी टाइप या एन टाइप सेमीकंडक्टर बना दो। तो ऐसा नहीं है, जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, जिसका एनर्जी बैंड डायग्राम पूछा जा रहा है आपको वही बनाना है। तो सबसे पहले कंडक्टर्स का देखो, एनर्जी बैंड बनाने के लिए दो चीजें अपने को बहुत ज्यादा जरूरी है। एक होता है वैलेंस बैंड और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड हमेशा नीचे होता है, कंडक्शन बैंड हमेशा ऊपर होता है। ठीक है, अब बस इनके बीच में जो गैप होता है ना, वही
गैप तीनों के लिए डिफरेंट होता है एंड उसी से ही ये सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप के क्या है हमारे पास, दो टाइप के बैंड्स हैं, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पे कंडक्टर्स में क्या होता है कि जो वैलेंस बैंड होता है और ये कंडक्शन बैंड होता है, इसको V भी लिख देते हैं, इसको C भी लिख देते हैं, ठीक है। जो वैलेंस बैंड की टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल होती है इसको क्या लिख देते हैं EV, और जो कंडक्शन बैंड की लोएस्ट एनर्जी होती है वो होती है EC। और इन दोनों का जो गैप होता है, ये गैप, इसको लिख देते हैं EG, मतलब एनर्जी गैप। तो ये क्या है, एनर्जी गैप EG इज इक्वल टू EC माइनस EV, ठीक है। तो कंडक्टर्स के केस में या तो ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा कम, या फिर क्या होते हैं ये दोनों बैंड्स आपस में ओवरलैप करे हुए होते हैं, ठीक है। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड या तो ऐसे बना दो कि बहुत ही कम है, ठीक है, यहाँ पे लिख दो कि एनर्जी गैप EG इज वेरी लो, बहुत कम है। या फिर दूसरा केस हम ऐसे बना सकते हैं कि जो यहाँ पे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है ये आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। किस केस में, कंडक्टर्स के केस में। यहाँ पे जब हम देखेंगे सेमीकंडक्टर्स को बाद में देखते हैं, पहले इंसुलेटर को देख लो। इंसुलेटर के केस में जो ये एनर्जी गैप होता है, मतलब ये कंडक्शन बैंड है और ये हमारा वैलेंस बैंड है, तो जो ये एनर्जी गैप है EG ये ग्रेटर होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी गैप होता है, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेमीकंडक्टर्स में जो एनर्जी गैप होता है वो इससे तो ज्यादा होता है कंडक्टर्स से, बट इंसुलेटर से कम होता है। तो यहाँ पे जो एनर्जी बैंड बनेगा वो कैसे बनेगा, दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड, ये हमारा EG है एनर्जी गैप, ये लेस देन होगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इससे ज्यादा होगा, है ना। अब ये तो ओवरलैप ही कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन भी होती है। एंड इंसुलेटर्स में द एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एंड इन सेमीकंडक्टर्स में लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होता है, ठीक है। तो ये एनर्जी बैंड्स है सॉलिड्स के लिए। अब हम P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर के लिए देखते हैं कि उनके लिए क्या एनर्जी बैंड होते हैं। तो P टाइप एंड N टाइप के लिए भी सबसे पहले तो हमको यही बनाना पड़ेगा, ठीक है, एक कंडक्शन बैंड CB और यहाँ पे भी क्या होगा, वैलेंस बैंड VB। एन टाइप के लिए भी ऐसे ही होगा, एक कंडक्शन बैंड होगा CB और यहाँ क्या होगा, वैलेंस बैंड VB, ठीक है। अब यहाँ पे P टाइप सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है बेटा, यहाँ पे ना एक और जस्ट अबव द वैलेंस बैंड देयर इज अ, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे ऐसे बना देती हूँ, वैलेंस बैंड के बिल्कुल ऊपर एक एनर्जी लेवल होता है यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं EA। EA यहाँ पे क्या होता है, EA इज द एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। तो बस ये बन गया हमारा P टाइप सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड। तो आपको यही शो करना होता है कि ये EA है यहाँ पे। N टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, N टाइप सेमीकंडक्टर पे जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड देयर इज अ एनर्जी लेवल which is known as ED। यहाँ पे ये है ED, इसको कहते हैं डोनर एनर्जी लेवल, ठीक है। तो P टाइप सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर एक एनर्जी लेवल होता है EA, जिसको एक्सेप्टर एनर्जी लेवल कहते हैं। एंड N टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड के जस्ट बिलो एक एनर्जी लेवल होता है ED, जिसको हम डोनर एनर्जी लेवल कहते हैं। समझ आई बात। तो ये हमने एनर्जी बैंड्स भी पढ़ लिए, कंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए, इंसुलेटर के लिए एंड P टाइप एंड N टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स से 2 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा। सो आज की क्लास में हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करे, है ना। अगर आपको आते थे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते थे तो कोई बात नहीं, दोबारा से एक बार आफ्टर 10-15 मिनट्स दोबारा से इन टॉपिक्स को लिखकर देख लेना, है ना, रिविजन हो जाएगी बहुत अच्छी। एंड बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे टॉपिक्स के साथ। सो थैंक यू।